स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ चार्ज Q इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, small q and q minus q are separated by a distance r. The force of repulsion between them will be maximum when. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके साथ है कि एक चार्ज है और उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। एक पार्ट को उन्होंने स्मॉल क्यू कहा है और दूसरे पार्ट को कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कहा हुआ है। और वो फिर हम उसको एक कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक दूसरे से अपार्ट रखेंगे। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं और लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं कि आपके साथ एक बॉडी है और उस पे टोटल जो आपके साथ चार्ज है, लेट्स सपोज हम कंसिडर कर लें कि वो 8 कूलम का है। तो अगर इस 8 कूलम के चार्ज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें और एक चार्ज को हम Q कह दें और दूसरे चार्ज को लेट्स सपोज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q कह दें, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनेंगी कि लेट्स सपोज अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो ये दूसरा आपके साथ 7 कूलम होगा। अगर ये 2 कूलम चार्ज है तो फिर ये दूसरा आपके साथ 6 कूलम चार्ज होगा। इसी तरह अगर ये स्मॉल q 3 कूलम है तो फिर ये दूसरा चार्ज 5 कूलम होगा। और इसी तरह अगर ये स्मॉल चार्ज 4 कूलम है तो फिर ये दूसरा चार्ज भी 4 कूलम होगा, क्योंकि सब की एडिशन से आपके साथ 8 आना चाहिए। ये तमाम 4 केसेस थे जिसमें हमने चार्जेस को डिवाइड किया। अब आपको कूलम्स लॉ से पता है कि फोर्स जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो लेट्स सपोज हम सब केसेस में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो हैं वो मालूम कर लेते हैं। इस केस में आपके साथ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो है वो 7 आ रहा है। इस केस में आपके साथ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो है वो 12 आ रहा है, 6 इंटू 2 से 12 आता है। इस थर्ड केस में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आपके साथ 15 आ रहे हैं और इस फोर्थ केस में आपके साथ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो हैं वो 16 है। तो स्टूडेंट्स, सबसे आपके साथ ग्रेटर जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ रहे हैं वो इस केस में आ रहे हैं। तो इस केस में आपके साथ फोर्स भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस स्ट्रांग होंगे तो फोर्स भी स्ट्रांग होगा। अब आप इस वाले केस को, ये जो आपके साथ स्मॉल q की वैल्यू है, इसको ज़रा आप कंपेयर करें इस कैपिटल Q के साथ, तो आपको बहुत इजीली ये पता चल जाएगा कि ये जो आपके साथ स्मॉल q है, अगर ये कैपिटल Q का हाफ हो, मतलब आप देखें कैपिटल Q की वैल्यू 8 है और स्मॉल q की वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये जो स्मॉल q है, अगर ये कैपिटल Q का हाफ हो आपके साथ, तो उस वक्त आपके साथ फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसलिए इस MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बनता है वो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली बनता है कि द स्मॉल q शुड बी डबल हाफ ऑफ द टोटल चार्ज, तो तभी आपके साथ फोर्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें कि 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, 2 at the same time. When object A and B are brought close together, they attract each other. And when object B and C are brought close together, they repel each other. तो हम इन ABC ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपके साथ तीन चार्जेस हैं, ए, बी और सी। और पहले स्टेटमेंट के मुताबिक आपसे कहा जा रहा है कि जब ए और बी को क्लोज लाया गया तो उन्होंने आपके साथ अट्रैक्शन की। ये यहाँ देखें, व्हेन ए एंड बी आर क्लोज टुगेदर दे अट्रैक्ट,
तो लेट्स सपोज हम पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके साथ बॉडी ए है और ये आपके साथ बॉडी बी है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हेन ए एंड बी आर क्लोज टुगेदर दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब इसका मतलब है कि ये दोनों आपके साथ ऑपोजिट चार्जेस होंगे। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो बी आपके साथ नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर ए नेगेटिव है तो फिर आपके साथ बी क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा। हम दोनों केसेस फ़िलहाल जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जब बॉडी सी जो है बी के करीब लाई गई तो उन्होंने रिपल्शन की। इसका मतलब ये है कि अगर बी नेगेटिव है तो फिर सी भी नेगेटिव होगा, और अगर बी पॉजिटिव है तो फिर सी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ने रिपल्शन की है। तो ये आपके साथ दोनों केसेस हैं और इन्हीं के मुताबिक हम जो है वो करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो बी और सी का साइन जो है वो हमेशा सेम है और ए का साइन उसके ऑपोजिट है। आप देखें इस पहली जो है केस में बी और सी पे नेगेटिव साइन है और ए पे पॉजिटिव है, और इस दूसरे केस में देखें बी और सी पे पॉजिटिव साइन है और ए पे नेगेटिव है। तो अब इसके मुताबिक हम जो है करेक्ट ऑप्शन को कंक्लूड करते हैं। ऑप्शन अल्फा है कि ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेसेस चार्ज ऑफ द ऑपोजिट साइन ऑफ द सेम साइन। तो ये ऑप्शन तो गलत है, आप देख सकते हैं ए और सी पे सेम चार्ज नहीं है। ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेसेस चार्जेस ऑफ द ऑपोजिट साइन, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप देखें पहले केस में ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो सी पे नेगेटिव है, दूसरे केस में ए पे नेगेटिव चार्ज है तो सी पे पॉजिटिव है। मतलब बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। ऑल द थ्री पोजेसेस द सेम साइन, ये भी गलत है, और वन ऑफ देम इज़ न्यूट्रल, ये भी गलत है। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू में जो है वो बीटा ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम and an object B has a charge of +6 microcoulomb. Which statement about the electric forces are correct on the object? ठीक है, तो इस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो कूलम्बिक फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, और इसमें Q1 जो है वो Q2 पे जितना फोर्स अप्लाई करता है Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ देखें ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q1 जो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा वो रिपल्सिव होगा, और Q2 भी जो Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा वो भी रिपल्सिव होगा। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में आपके साथ इक्वल होंगे और पोलैरिटीज़ में ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपके साथ ऑपोजिट होंगे। मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, और इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो न्यूटन थर्ड लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपको बीटा ऑप्शन में नज़र आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि सम चार्जेस इज बीन गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज। तो स्टूडेंट्स हमने गॉस लॉ में कुछ बातें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी बॉडी को, लेट्स सपोज कंडक्टर को पॉजिटिवली क्या कर दें, हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दें, तो गॉस लॉ की जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हम बनाएं इंटेंसिटी का वर्सेस डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ जो है वो हमने ऐसे डिज़ाइन किया था कि इनसाइड जो है आपके साथ इंटेंसिटी ज़ीरो रहती है और सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और आउटसाइड जो इंटेंसिटी है वो फिर डिक्रीजिंग हो जाती है। तो ये हमारा ग्राफ था, और इसी के साथ फिर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला को रिलेट करते हुए हमने पोटेंशियल का भी इस पे जो है वो कंक्लूड किया था कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस जो है फिर उसका ग्राफ इस तरह होगा कि जब तक इंटेंसिटी ज़ीरो है तब तक पोटेंशियल आपके साथ कांस्टेंट रहेगा,
और जब इंटेंसिटी डिक्रीजिंग होगी तो फिर आपके साथ पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। और ये डेटा हमने इस फार्मूला के लिहाज से कंक्लूड किया था कि जो आपके साथ इंटेंसिटी है उसकी डिफिनीशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जहाँ पे आपके साथ इंटेंसिटी ज़ीरो होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद पोटेंशियल का चेंज भी ज़ीरो होता है, मतलब पोटेंशियल वहाँ पे आपके साथ कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब जहाँ पे आपके साथ ये इंटेंसिटी ज़ीरो है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो सेंटर से लेकर सरफेस तक जो पोटेंशियल होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। तो यहाँ से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, और वो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है वो चार्ली ऑप्शन है, इट रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। ठीक है, तो वो मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक आपके साथ जो पोटेंशियल होगा वो थ्रू आउट क्या रहेगा, वो थ्रू आउट सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट्स हैं आपके साथ। एक तो इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम है, और दूसरा इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस एमसीक्यू में देखें तो यहाँ पे यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं वो यूज़ नहीं हुए हैं, बल्कि यूनिट्स के लिए पूरे जो है वो नेम्स लिखे गए हैं। अब नेम्स के केस में आपके साथ यूनिट्स के मुताबिक कुछ शॉर्टकट्स हैं और कुछ रूल्स हैं, और उसमें एक रूल ये है कि अगर आपने साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना है तो उसको फिर आपने स्मॉल लेटर से शुरू करना है, उसको आपने कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना। तो वैसे तो आपके साथ ऑप्शन अल्फ़ा देखें तो वो भी करेक्ट है, बीटा देखें तो वो भी करेक्ट है, लेकिन बीटा में मसला ये है कि आपके साथ जो कूलम का पूरा नाम अगर लिखेंगे तो फिर हम सी को कैपिटल नहीं लिख सकते। इसी तरह आपके साथ चार्ली में भी कूलम जो है उसमें सी कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। इसी तरह जे कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वो बीटा ऑप्शन हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। और ये अल्फ़ा ऑप्शन किस फार्मूला से इंटेंसिटी का यूनिट है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से इंटेंसिटी का यूनिट है, जिसमें हम कहते हैं E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी। ठीक है, तो डेल्टा वी का यूनिट वोल्ट हो गया, और डी जो कि डिस्टेंस है तो उसका यूनिट आपके साथ मीटर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन बीटा भी करेक्ट होता, लेकिन अगर इस कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी जो है यूज़ होता, फिर बीटा भी आपके साथ करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, वो आपके साथ है Q डेल्टा V। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है Q डेल्टा V, और ये फार्मूला जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क से ये फार्मूला आया है। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वर्क का फार्मूला आता है Q डेल्टा V। और अगर ये वर्क यूज़ हो किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए तो फिर उस वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देते हैं, और वो आपके साथ Q डेल्टा V आ जाता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये सिर्फ या तो चार्ज पे डिपेंड करता है और या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब ये आपके साथ मास पे डिपेंड नहीं करता। तो जो स्टेटमेंट में आपसे कहा गया था कि द प्रोटॉन मास इज़ 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन मास, तो वो काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस फार्मूला से हमें पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है
ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो फाइंड करते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आपके साथ चार्ज की जगह प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1e के इक्वल है, और साथ में आपके साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1000 वोल्ट है। तो ये आपके साथ ऑप्शन आ जाएगा 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ऑप्शंस में आपके साथ जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1000 की जगह आप 1 किलो का प्रीफिक्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। The electric field intensity at a distance 20 centimeter from a 2 microcoulomb charge is। तो इसको फाइंड करते हैं। आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है E, उसका फॉर्मूला आपके साथ है KQ/R²। तो K की जगह हम लिख लेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, और Q जो है ये 2 माइक्रो है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, और साथ में R जो है ये 20 सेंटीमीटर है। तो इस 20 सेंटीमीटर को तो सबसे पहले मीटर्स में हमने कन्वर्ट करना है। तो हम जो है 20 लिख देंगे, और साथ में इसके साथ 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो लेकिन उस पे स्क्वायर भी लेना है, तो 20 पे भी स्क्वायर ले लेंगे तो वो तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, और 10⁻⁻2 पे जब स्क्वायर लेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, और आपके साथ जो है इसको इस तरह कर लेंगे कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, और इसको जो है हम 20 इंटू 20 से 400 आता है, तो 400 में 4 तो लिख लेंगे, और बाकी जो दो ज़ीरोज़ हैं उसको 10⁻⁻4 के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो वो आपके साथ 10⁻⁻2 इससे आ जाएगा। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें और 2 1s are 2 और 2 2s are 4 कर दें इसे, तो आपके साथ वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगी कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻2। ठीक है, अब 9/2 से आपके साथ स्टूडेंट्स 4.5 आता है, और ये बाकी जो 10 के पावर्स हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 6 और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इससे आपके साथ जो है 10⁻5 आ जाएगा। तो 4.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम आपके साथ इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपके साथ ऑप्शंस में जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जो है इसका करेक्ट आंसर है 4.5 इंटू 10⁻5 जो है न्यूटन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे आप एमसीक्यू में एक दूसरा प्रॉब्लम भी देखें कि इस एमसीक्यू में आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा है, लेकिन यूनिट्स को आप देखें तो वो न्यूटन में है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये हो सकता है ऑप्शंस किसी दूसरे क्वेश्चन के हो या मिस प्रिंट हो, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपके साथ 4.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at a center of a cube of a side A. The electric flux on its one side will be। तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसमें हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपके साथ एक क्यूब है। तो एक क्यूब आपके साथ ऐसी 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसका हर सरफेस एरिया जो है वो सेम होता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक शेप है, इसको हम कह देते हैं एक क्यूब,
और वो कह रहे हैं कि इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है और वो चार्ज जो है वो फील्ड बना रहा है और वो फील्ड इस एरिया से आपके साथ गुजर रही है। ठीक है, तो आपके साथ जो है वो फील्ड लाइंस बन रही हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप इस टोटल जो इसका फ्लक्स होगा वो तो गॉस लॉ के मुताबिक क्लियर है कि वो तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ किसी एक एरिया पर इसका फ्लक्स फाइंड करें। तो सिंपल लॉजिक यूज़ करते हुए हमें पता है कि क्यूब का हर जो आपके साथ 6 फेसेस होते हैं वो 6 फेसेस इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फ्लक्स है अगर हम सिर्फ एक सरफेस एरिया पे या एक साइड पे मालूम करना चाहते हैं तो हम इस फ्लक्स को 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो आपके साथ जो टोटल फ्लक्स होगा किसी एक सरफेस से वो मतलब फ्लक्स ऑन अ सिंगल साइड जो होगा वो आपके साथ फिर होगा Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और 6 पे हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि क्यूब के 6 इक्वल फेसेस होते हैं। तो इसलिए इस MCQ में आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ क्लोज स्फीयर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर इज। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गॉस लॉ पे है और गॉस लॉ में हमने डिसाइड किया था कि ये जो क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स होता है ये आपके साथ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपके साथ है कि वो चार्ज जो इस क्लोज सरफेस में अंदर मौजूद है, मतलब जो चार्ज इनक्लोज्ड है, और दूसरा आपके साथ ये उस मीडियम की अपोजिशन पे डिपेंड करता है। बाकी ना ये क्लोज सरफेस के साइज पे और ना ही क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड करता है। तो आपके साथ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें कि a 1 microfarad capacitance of a TV is subjected to 4000 volt potential difference. The energy stored in the capacitor is। तो आपके साथ एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ CV²। अच्छा, यहाँ पे आपको C की वैल्यू जो गिवन है वो 1 माइक्रो है। तो 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और वोल्टेज की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 4000 है और इस 4000 पे आपके साथ स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा, 4 पे जब स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी और ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं इस पे जब स्क्वायर आएगा तो ये 6 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶ के साथ कैंसिल आउट और 16 16 जब 2 पे डिवाइड होगा तो आपके साथ 8। तो मतलब करेक्ट आंसर आपके साथ आ जाएगा 8 जाउल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फा है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ें कि इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस इज। अच्छा, इस फिगर में आप देखें तो 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज कनेक्शन में जो चार्ज बैटरी से निकलता है हर कैपेसिटर पर वही चार्ज जो है वो स्टोर होता है। और अगर आप यहाँ पर बैटरी से निकलने वाला चार्ज जो है जिसको हम Q कह दें, अगर वो मालूम कर लें तो Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू, सब की वैल्यू यही सेम रहेगी क्योंकि सीरीज़ में हर कैपेसिटर से सेम चार्ज गुजरता है। तो सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि हम वो चार्ज मालूम करें जो बैटरी से निकलता है। उसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा
वो वैसे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है लॉ ऑफ कैपेसिटेंस का, वो है Q इज इक्वल टू सी वी, लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्योंकि हम ये बैटरी के लिए फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट को फाइंड करना होगा, और चूंकि ये सीरीज कम्बिनेशन है तो इसमें हम रेसिप्रोकल एडिशन करेंगे। कैपेसिटेंस की वैल्यू देख लें 2, 3 और 6 है, तो इसका मतलब हम 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, अगर आप इसका एलसीएम ले लें 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 का, तो इसका एलसीएम जो है वो आपके साथ 6 आता है, और ऊपर भी आपके साथ जो है वो आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ऊपर भी 6 आ जाएगा। इसका मतलब 1/c इक्विवेलेंट जो होगा वो 6/6 होगा, और वो 1 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। इसका मतलब c इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब c इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है तो आपके साथ अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करते हैं और चार्ज मालूम करते हैं। तो चार्ज इज इक्वल टू 1 इंटू, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू आपके साथ 10 वोल्ट है। ठीक है। अच्छा, ये जो 1 आया है इसका यूनिट माइक्रो कूलम में होगा, क्योंकि आपके साथ जितने भी चार्जेस कैपेसिटेंस हैं वो माइक्रो में हैं। तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये 1 माइक्रो फैरड होगा। अच्छा, अब चार्ज मालूम करते हैं। तो चार्ज 1 आ गया, और साथ में माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख देंगे, और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है। तो ये आपके साथ चार्ज जो होगा ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये 10 माइक्रो कूलम आपके साथ 10 माइक्रो कूलम आपके साथ चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज थ्रू आउट हर कैपेसिटर पर यही चार्ज स्टोर होगा। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बीटा ऑप्शन बनता है। लेकिन इस एमसीक्यू में भी स्टूडेंट्स जो है एक मिसप्रिंट हुआ है, और वो ये है कि आपको ऑप्शंस जो हैं वो कूलम में मेंशन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो फेरेड में मेंशन हैं। ठीक है। तो लेकिन बहरहाल अगर हम इस फेरेड को कूलम कंसिडर करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बीटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। टू पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 8 मीटर्स अपार्ट। तो ये जो आपको 8 मीटर्स गिवन है ये डी की वैल्यू है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 4 न्यूटन पर कूलम। ये जो आपको वैल्यू मिली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। If a ion of charge plus 2 electron is released at rest at left hand side, what will be the kinetic energy as it reaches to the right hand side? तो ये जो है आपके साथ डायग्राम भी पहले से गिवन है इस क्वेश्चन में, और आपसे काइनेटिक एनर्जी का वो डिमांड कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया, वो Q डेल्टा V होती है। अच्छा, कैपेसिटर के केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसको सिंपली V से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, Q की वैल्यू तो यहाँ आपको गिवन है वो 2E के इक्वल है, लेकिन V की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं गिवन। V को हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, और V को हम इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे कि V इज इक्वल टू ई डी, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। तो E की वैल्यू आपको गिवन है 4, और D की वैल्यू भी आपको गिवन है 8। तो 4 8 जार आपके साथ 32 आता है। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे पोटेंशियल की जगह आप क्या पुट कर देंगे 32, और 32 इंटू 2 से आपके साथ 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आपके साथ बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा।
लास्ट एमसीक्यू है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डेल्टा वी, द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी इज। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके साथ है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क का फॉर्मूला आपके साथ आ जाता है टेस्ट चार्ज इनटू डेल्टा वी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्क हम पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे। तो ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी की है कि अगर फील्ड खुद वर्क कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर फील्ड के खिलाफ हमें वर्क करना पड़ रहा है तो फिर वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि द वर्क डन बाय द फील्ड। तो बाय द फील्ड का मतलब ये होगा कि वो वर्क फील्ड खुद कर रहा है, और चार्ज जो है इस केस में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और ये वो वर्क है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वर्क को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो हम जो है वो पॉजिटिव वाला फार्मूला चूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन अल्फ़ा बी चूज़ हो सकता था, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा गया होता कि द वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फील्ड, तो फिर आपके साथ अल्फ़ा बी करेक्ट होता। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ थे। यहाँ पे हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।